Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. It is the Department of English Intermediate Part 1, and we are going to discuss about grammar and composition. So today in this lecture we are going to further 4 categories or kinds of punctuation. Inverted commas या जिसको हम speech marks भी कहते हैं. निशान में हमने जाहिर किया कि इन्वर्टेड कॉमास डबल भी आ सकते हैं और ये सिंगल भी आ सकते हैं. बाज़-ओ-क़ात कॉमास विद इन द कॉमास यूज होता है, तो अगर कॉमास विद इन द कॉमास हो तो जो मेन लाइन होगी वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ होगी और उसके अंदर कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज अगर हमने हाईलाइट करनी है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ होगी. सेकेंड, वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर क्वेश्चन मार्क. And third, sign of exclamation, yeah, it's known as exclamatory symbol. And number 4, brackets. तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस इन्वर्टेड कॉमास एंड स्पीच मार्क्स. हमने इस पर नंबर 5 इसलिए दे रखा है कि फर्स्ट 4 ऑप्शंस जो है, ये फर्स्ट 4 इसकी टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पंक्चुएशन के फर्स्ट 4 सिंबल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इन्वर्टेड कॉमास और स्पीच मार्क्स. नंबर 1, टू इंडिकेट कोटेशन इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस के अंदर जब कोटेशन भी आ जाए, कोटेशन जिसको हम कहते हैं कि जी एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द स्पीकर, जो बात करने वाला है उसके सेम वर्डिंग्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सेम इज द फार्मूला वी यूज इन द डायरेक्ट सेंटेंसेस आल्सो. कि इस सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो डायरेक्ट सेंटेंस के रूप से इसके भी 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट इसका आउटसाइड द कॉमास होता है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. वन पार्ट इज इनसाइड द कॉमास, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि यहां बात कंप्लीट हो जाती है. तो हु आर यू, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच. एंड रिपोर्टेड स्पीच जो है, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जब यहां पर ही आस्क्ड हु आर यू, तो हु आर यू आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, इसलिए हम इसको कहते हैं दीज आर द स्पीच मार्क्स. उसकी स्पीच को हमने सिंबल डिनोटेड कॉमास में हमने इनक्लोज कर दिया उसको, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्पीच मार्क्स. और वी कैन से द कोटेशन को हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया वाज़ेह कर डिनोटेड कॉमास लगाकर. जैसे हम बुक 1 पढ़ते हैं, बुक 1 के अंदर भी हमने एक रूल को स्टडी किया कि जब कोई कैरेक्टर बात करेगा या कहीं पर कोई रेफरल होगा, यानी कागज पे ये लिखा हुआ था, उस डब्बे पे ये लिखा हुआ था, उस वॉल पे ये लिखा हुआ, तो रेफरल है, वो राइटर के अपने वर्ड्स नहीं है. तो जब कोई रेफरेंस काउंट होगा या कैरेक्टर की बात होगी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्योंकि वो स्पीच कंसीडर होगी या वो कोटेशन कंसीडर होगी, तो हम कोटेशन मार्क्स उन वर्ड्स या सेंटेंसेस के बाद इर्द गिर्द लाजमी यूज करेंगे. सेकेंड, कायद सेट, वर्क एंड मोर वर्क, ये कायद आज़म की कोटेशन, तो हमने कोटेशन को भी इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज करना है. इफ अ कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन, इट इज मार्क्ड बाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. ये पहले हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि अगर कोटेशन विद इन द कोटेशन है, यानी कॉमास विद इन द कॉमास अगर यूज किए जाएं, तो बाहर जो है हम मेन पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे और अंदर कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ. जस्ट लाइक अली सेड, आई डोंट बिलीव दैट माइट इज राइट. आई डोंट बिलीव दैट माइट इज अ कंप्लीट कोटेशन, इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ हमने इनक्लोज किया. उसके अंदर माइट इज राइट एक स्पेशल सेंटेंस है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ उसको अलग से हाईलाइट कर दिया. तो दिस इज द रूल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज करनी है तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे. नेक्स्ट, टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ बुक्स, पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा. अगर हमने बुक्स का टाइटल इंडिकेट करना है, पोएम्स का टाइटल इंडिकेट करना है, स्टोरीज इंडिकेट करनी है, एंड टू ड्रॉ अटेंशन टू अ वर्ड. और रूल क्या है कि किसी एक वर्ड की तरफ अटेंशन हमने रीडर की अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ता है. एग्जाम्पल देखते हैं जी. मैकबेथ इज रिटन बाय शेक्सपियर. मैकबेथ इज अ प्ले, एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा. तो अगर हम शो करना चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर बुक, दिस पर्टिकुलर पोएम, दिस पर्टिकुलर प्ले इज रिटन बाय, किसी भी राइटर का हम यहाँ पर नाम या प्ले राइट ड्रामाटिस्ट का लिखते हैं, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर बुक को. इसी तरह पोएम जैसे द रेन इज रिटन बाय, ये द रेन इज कंपोज्ड बाय W.H. डेविस.
तो कोई पोएम का भी तस्करा दे सकते हैं, जैसे प्ले हमने कहा मैकबेथ इज रिटन बाय शेक्सपियर, तो किसी बुक, पोएम और स्टोरीज के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास उसको इंडिकेट करने इन्वर्टेड कॉमास हम यूज करेंगे। दूसरा है किसी एक वर्ड को इंडिकेट करने के लिए, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ सिंगल वर्ड, हम शो करना चाहते हैं कि आई प्रोनाउन है, तो हमने आई को इन्वर्टेड कॉमास में इंडिकेट कर दिया, हमने आई और सिंगल वर्ड को कि आई इज अ प्रोनाउन, हमने उसको इंडिकेट किया इन्वर्टेड कॉमास के जरिए। तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक फंक्शंस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ये जिसको हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं और इनको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स क्वेश्चन मार्क। सिंपल एंड कॉमन सिंबल जो हम बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं जहां क्वेश्चन किया जाएगा। आफ्टर सेंटेंसेस विच आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं। मोस्टली पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं WH वर्ड की मदद से भी, हम क्वेश्चन करते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से भी, जिसमें हम क्वेश्चन टैग का सहारा भी हम लेते हैं, और इसके अलावा हम एक्सेंट के जरिए से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सेंट जिसको एम्फेसिस, ये सारी चीजें हम वन बाय वन अपने एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस। डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हमने हु आर यू, हु WH फैमिली से वर्ड लिया, तो इसके जरिए से भी क्वेश्चन, और एंड पर हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये कहलाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, हम WH फैमिली से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, आर यू बिजी इन योर वर्क, क्या आप अपने काम में बिजी हैं, और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। ये तो वो दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म है या कॉमन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, कि जो हम नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेकर आते हैं। समटाइम्स द क्वेश्चन इज मेड बाय एम्फेसिस एंड एक्सेंट, इंपॉर्टेंट, हमने WH वर्ड के साथ भी स्टडी किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी स्टडी किया। अब एक्सेंट या एम्फेसिस के जरिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये लेसन 1 में आप बार बार पढ़ चुके हैं, मिसेस स्टीवर्ट, जैसे फोन करते हम कहते हैं हेलो, हेलो का मतलब कि आप कौन, हमने एक्सेंट के जरिए से, जैसे कोई शख्स अगर हमसे बात करे और उसकी बात हमें समझना है तो हम कहते हैं सॉरी, सॉरी, यानी एक्सेंट हमारा ऐसे होता है कि हम सॉरी पर एम्फेसिस ऐसा करते हैं और साथ में जेस्चर भी ऐसे शो करते हैं कि जैसे हम पूछ रहे हैं कि जी आपने क्या कहा। तो सेम इज द केस, जैसे हम कहते हैं हेलो, हेलो मतलब आप कौन, मिसेस स्टीवर्ट, यानी कोई शख्स अगर रास्ते में मिल जाए कहते हैं मिसेस स्टीवर्ट, यानी क्या आप मिसेस स्टीवर्ट हैं, रादर देन कि हम उससे कंप्लीट डायरेक्ट क्वेश्चन करें, हमने अपने एक्सेंट के जरिए से ही सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड विद क्वेश्चन टैग। हमने कहा ना 4 सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, WH फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकते हैं, एक्सेंट के साथ हमने चेक किया। क्वेश्चन टैग, टैग जैसे अपने नाम से ही लग रहा है कि टैग इज कॉल्ड अ पीस, एक टुकड़ा को कहते हैं टैग। पहले इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। यू फील दे किल समवन, यू फील दे किल समवन, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, यानी एक स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस है। यू फील दे किल समवन, क्या आप ये समझते हैं कि दे किल समवन, कि वो किसी शख्स को मारते हैं। डोंट यू, क्या आप नहीं समझते। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, ये पीस ऑफ क्वेश्चन है। अगर हम इसको स्टेटमेंट से अलग कर दें और सिर्फ किसी को कहें डोंट यू, तो शायद वो ना समझ पाए। इसका मतलब क्या है कि इट्स कंपल्सरी फॉर द क्वेश्चन टैग टू ऑलवेज अटैच्ड विद द स्टेटमेंट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू आर नॉट फीलिंग गुड, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने स्टडी किया, सेंटेंस नंबर 1 वाज द पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 इज द नेगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे। आर यू, क्या आप महसूस कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन टैग। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज चेक की होगी, सेंटेंस नंबर 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ था तो हमने उसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव दिया। सेंटेंस नंबर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ था तो टैग क्वेश्चन हमने उसका पॉजिटिव दिया। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, कि क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन अटैच्ड टू अ स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, question tag will be negative. If the statement is negative, the question tag will be positive. So that's all about question tag. तो question mark जो है वो यूज कहाँ हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ भी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक्सेंट के जरिए क्वेश्चन किया जाए तब भी क्वेश्चन मार्क यूज होगा, या क्वेश्चन टैग इस्तेमाल हो तो तब भी उसके अंत पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इट्स नोन एज एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ये उसका एक्सक्लेमेटरी सिंबल है।
नंबर 1, इसके यूजेज को स्टडी करते हैं. The note of exclamation is used to show sudden emotions. अब सडन इमोशंस हमने वर्ड क्यों यूज किया, जिसको इंटरजेक्शंस का भी नाम देते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है कि हर शख्स के दो तरह के इमोशंस होते हैं. सडन इमोशंस भी हैं और परमानेंट इमोशंस भी हैं. सडन इमोशंस जो है वो चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो टाइम टू टाइम भी चेंज हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकते हैं, बाज़ औक़ात वो सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज हो सकते हैं. मसलन अगर मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं एंगर की, गुस्सा. अब एंगर जो है इट्स अ सडन इमोशन. अब ये इमोशन हर शख्स का डिफरेंट है. कुछ लोगों को किसी बात पर गुस्सा आता है, कुछ लोगों को किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, या किसी एक सिचुएशन में एक बात पर गुस्सा आ सकता है, उसी बात पर दूसरी सिचुएशन के अंदर गुस्सा नहीं आता. तो दिस इज कॉल्ड अ सडन सॉर्ट ऑफ इमोशंस. इसकी एग्जांपल देखते हैं जो इंटरजेक्शंस हम कॉमन यूज करते हैं, लास, उप्स, शिट, हुरा, ये इंटरजेक्शंस हैं. मीन्स के वो वर्ड्स हैं जो हमारे सडन इमोशंस को शो करते हैं. तो जहां भी ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है. सेकंड देखते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड टू sorrow and happiness. ये परमानेंट इमोशंस होते हैं. हैरत का जज्बा है, गम का जज्बा है, खुशी का जज्बा है. These are called the permanent emotions, जो पर्सन टू पर्सन भी सेम रहते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन भी सेम रहते हैं और प्लेस टू प्लेस भी सेम रहते हैं. They are called permanent emotions. हम एग्जांपल लेते हैं कि what a huge building it is, कितनी बड़ी इमारत है. This is exclamation of wonder. इसमें हैरत का इजहार है. नेक्स्ट देखते हैं, अलास, अफसोस, माय फ्रेंड हैज डाइड, कि मेरा दोस्त मर चुका है. दिस इज एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो. इसमें गम का जज्बा है. नेक्स्ट, हुरा, आई गॉट द मेडल. हुरा, आई गॉट द मेडल, मैं मेडल जीत गया, कितनी खुशी की बात है. एक्सक्लेमेशन ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ खुशी का जज्बा शो किया गया है. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो सडन इमोशंस के बाद भी, जिनको इंटरजेक्शंस कहते हैं, वर्ड्स के बाद यूज होता है. ये परमानेंट इमोशंस को शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रैकेट. ब्रैकेट में आप देख रहे हैं दो तरह की शेप्स हैं. हम इन दोनों शेप्स को स्टडी करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको डिस्कस करते हैं. नंबर 1, टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन एज इज डन बाय डैश. बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर हमने एक्सप्लेन करना होता है तो उस वर्ड के एंड पर हम डैश लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं. जिसकी एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हम कहते हैं कि आई हैव इन माई बैग. अब आगे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मेरे पास क्या चीजें हैं. मैं काउंट कर रहा हूं, आई हैव इन माई बैग पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक एंड स्केल. तो आई हैव इन माई बैग, आगे मैं डैश लगा दूंगा, डैश, और आगे मैं चीजों को काउंट करूंगा. एग्जांपल में देखते हैं, आई हैव लॉस्ट ऑल इन माई पर्स, कि मेरे पर्स में जो कुछ भी था मैं सब कुछ खो चुका हूं. वो क्या कुछ था, डैश लगाकर मैंने बताया. करेंसी भी थी, पेपर्स भी थे, कार्ड भी थे, वो सब कुछ मैंने खो दिया. अब ये जो चीजें हमने काउंट की हैं या जिन चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली वो पर्स की पोजीशंस थी. पर्स के अंदर क्या चीजें थी हमने एक्सप्लेन किया. कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने डैश इस्तेमाल किया, हम इसकी जगह ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आई हैव लॉस्ट ऑल इन माई पर्स, हमने ब्रैकेट लगाया, करेंसी, पेपर्स एंड कार्ड, और ब्रैकेट क्लोज कर दी और फुल स्टॉप उसके बाद हमने यूज किया. तो इस तरह से हम डैश की जगह हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू इनक्लोज अ पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस इनक्लोज कैसे होता है जी. ही लर्न्ड such is the power of genius, the whole alphabet in one day. एक्चुअल हमारा सेंटेंस क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा. he learned the whole alphabet in one day, कि सारे अल्फाबेट एक दिन में वो सीख गया. दिस इज आवर रियल सेंटेंस. हम फर्दर ये बात करना चाहते हैं, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, ये है जहानत की ताकत. अब ये जो हमने सेंटेंस पर्टिकुलर यूज किया या सेंटेंस के अंदर यूज किया है, ये मेन सेंटेंस से हटकर अचानक एक बात हुई है. हम यहां पर डैश, यहां भी डैश पुट कर दें, यहां भी डैश पुट कर दें, तब भी सेंटेंस सेम रहेगा. हम यहां भी कॉमा लगा दें, यहां भी कॉमा लगा दें, तब भी सेंटेंस सेम रहेगा. हम इनकी जगह पैरेंथेसिस के साथ इसको इनक्लोज कर दें, तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा. तो डैश भी इसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है, कॉमा भी इस्तेमाल हो सकता है, और हम इसकी जगह ब्रैकेट्स का यूज भी कर सकते हैं. अब हम इसकी शेप को डिस्कस करते हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि
یہ جو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں دس از اے برٹش اسٹائل, اور یہ شیپ جو آپ دیکھ رہے ہیں دس از این امریکن اسٹائل. تو یہ ڈفرینٹ شیپ برٹش اور امریکن کے حوالے سے, اور ان کا یوزج جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. کہ اگر آپ نے کسی ایک سینٹینس کے اندر کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے, جیسے سینٹینس نمبر 1 میں ہم نے ایگزامپل دی, ٹو انکلوز پیرنتھیسز جیسے ہم نے سینٹینس نمبر 2 میں اس کی ایگزامپل دی, تو ان کے لیے بریکٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. That's all about today's lecture. Thank you very much.